फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। चलिए आप क्लियर है ना, आप तो क्लियर है ना आवाज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। चलिए आप क्लियर है ना, आपको क्लियर है ना आवाज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। चलिए आप क्लियर है ना, आपको क्लियर। हिस्ट्री अगर आपको हार्ड लगता है तो आज के बाद आपको हिस्ट्री और भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था बताइए। हड़प्पा सभ्यता का खोज स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था, बताना है आपको क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका जो है खोज किया गया था। अब देखिए इसमें जो आता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, कुछ इससे इंपॉर्टेंट जो है आप ध्यान रखिएगा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता होती है वह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जिसका काल मान सकते हैं 2750 से लेकर 1750 पूर्व में माना गया है, ठीक है ना। और इस सभ्यता के लोग जो थे वह द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन सी जाति के थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी जाति के थे, तो द्रविड़ जाति के थे, ठीक है। और 1921 में ही हड़प्पा की खुदाई के बाद ही इस सभ्यता का पता चला। जब हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई चला, जब उसका पता चला हड़प्पा की खुदाई के बाद, तो इसका जो है साक्ष्य सामने निकल के आया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अरे यार हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको डिफरेंस मिलेगा। कहीं आपको 2700 से लेकर 1750 मिलेगा, कभी 2500 से लेकर 1750 मिलेगा, कहीं आपको 3000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व मिलेगा। तो हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है ना। हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगा। आप देखेंगे तो कहीं 2500 से लेकर 1750 मिलेगा, कहीं 2700 से लेकर 1750, कहीं 3000 ईस्वी से लेकर कहीं 1500 मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें वो फिक्स जो है नहीं माना गया, डिफरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा ना है कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि साइंस की तरफ पूरा परफेक्ट जो निकाला गया है, तो इसलिए समस्या होगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2750 से लेकर आपका 1750 बीसी ही माना जाता है। ये भी आपका होगा, या ऑप्शन में आपका अगर 3000 से लेकर 1500 है वो भी आपका सही होगा, अगर वो नहीं रहता है तो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कैंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था कौन थे, ठीक है। तो 2500 से लेकर 1750 दे सकते हैं, कोई भी अगर आपके ऑप्शन में होगा तो दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपने शरीर को जो है त्याग दिया था उपवास के द्वारा, बताइए वो कौन से शासक थे। वह कौन से शासक थे जो सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को जो है त्याग दिया था। आपको उस शासक का नाम बताना है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। तो चलिए इसके राइट आंसर की चलते, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। किसने किसने अपना जो है शरीर त्याग दिया था उपवास के द्वारा। आप लोग को तो उपवास अगर एक दिन छोड़ दिया जाए तो बस पता चलेगा उसी में हालत खराब है, ठीक है। तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसी को कोई समस्या हो तो बताते चलिएगा, अगर किसी को कोई समस्या हो रही होगी तो बताते चलिएगा। देखिए हिस्ट्री है, आपको बहुत ही आसानी तरीके से मैं यहाँ पे समझा के जाने वाला हूँ, ताकि आपको आज के बाद इसमें परेशानी ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। आपको बताना है कि किसके बीच हुआ था। देखो कोई बात नहीं, कम स्टूडेंट है, कम ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, यार फालतू लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, द्वितीय हुआ था 1192 में, तृतीय हुआ था 1193 में, कंटिन्यू हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है ना। अब बताइए पृथ्वीराज चौहान कौन थे, पृथ्वीराज जो तृतीय की बात हो रही है वो कौन थे, कहां से थे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के महाराज थे। दिल्ली के उस समय महाराज कौन थे, तो पृथ्वीराज थे। और अफगानिस्तान के कौन थे, तो मोहम्मद गौरी थे। अफगानिस्तान के कौन थे, मोहम्मद गौरी थे। और दिल्ली के कौन थे, तो पृथ्वीराज थे। इन्हीं के बीच में जो है लड़ाई हुआ था, कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें दिल्ली के जो शासक थे, महाराज थे पृथ्वीराज चौहान, वह विजयी हुए थे। और जो अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी थे वे हार गए थे, ठीक है ना। तो जो अफगानिस्तान के थे मोहम्मद गौरी, उनकी पराजय हुई थी, और जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, उनकी जो है विजय हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कब किया गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कब किया गया था, बताइए। कह रहे कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। कह रहा कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कब किया गया था। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। देखिए तो
इससे रिलेटेड नाम किसका आता है? बाबर का आता है। तो मुगल वंश के पहले भारत की जो सत्ता थी लोधी वंश के हाथ में थी। जैसे कि मुगल वंश की स्थापना से पहले किसका शासन था? तो लोधी वंश का था। ठीक है, किसका था? लोधी वंश का शासक था उस समय। और उस समय जो मुगल वंश के संस्थापक हुए करते थे कौन हुए? बाबर हुए थे। तो कहने का मतलब जो लोधी वंश था उसके बाद ही, लोधी वंश के बाद ही बाबर आए और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इनका नाम। ठीक है, तो लोधी वंश के बाद ही यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो कह रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र किया किसने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया था? मुल्लिक मुर्शिद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? चलिए, बहुत अच्छा। विधवा कानून कब बना था? देखिए, बहुत कम स्टूडेंट होने का रीजन ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सभी को हिस्ट्री से मतलब है नहीं। उनको लगता है कि उनको अगर क्लासेस दीजिएगा ना, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस अभी लगा दे और हिंदी की लगा दे तो अभी 200 प्लस हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी तो पढ़ाऊंगा। सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी से तो आपकी क्लासेस से तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ना होगा। हिस्ट्री से आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है, 8-10 के आसपास आपका हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह को लागू कब किया गया था? 1856 में। कब किया गया था? 1856 में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? जो लोग हैं कंटिन्यू क्लासेस कीजिए, बाकी लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 के बाद। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है ना, आप इस टॉपिक को, हिस्ट्री को हल्के में नहीं लीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था वह कितने वर्षों तक चला था आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। तो फटाफट इसका आंसर जो है कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 वर्षों तक। जो इंग्लैंड की गृह युद्ध थी वह कितने वर्षों तक चली थी? तो 7 वर्षों तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। और मध्य को क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य को केंद्र मानते हैं ना, तो कहां से हो जाएगा? केंद्रीय एशिया से। तो देखिए, आपका आंसर मध्य एशिया भी दिया होगा या केंद्रीय एशिया भी दिया होगा, क्योंकि मध्य को ही केंद्र मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मध्य एशिया के बदले आपका केंद्रीय एशिया भी होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर बताए थे मध्य एशिया, यहाँ पे केंद्रीय एशिया, तो कैसे होगा? या फिर केंद्रीय एशिया अगर आपके ऑप्शन में देते हैं मध्य एशिया, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि केंद्रीय एशिया बताए थे, दोनों सेम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका आंसर कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य अवधि में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपको बताना कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम इस क्वेश्चन के आंसर तो आप बिल्कुल ही सही देंगे, और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए, हिस्ट्री आपका उतना ज्यादा वास्ट भी नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका बहुत आसानी से बनता चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए वही कठिनाई होने लगेगी। तो इसलिए आप उससे भागिए नहीं, जो आपका सब्जेक्ट है उससे मुकाबला कीजिए। जब तक मुकाबला नहीं कीजिएगा तब तक आपका वह पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप उसे लड़िए, और जब तक लड़िएगा नहीं तब तक जीतिएगा कहां से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, एक मिनट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गलत है, चंद्रगुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुप्त साम्राज्य की स्थापना है किसने किया था? गुप्त साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे ना, श्रीगुप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एरर है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, सुधार कर लीजिए आप लोग। क्या होगा? श्रीगुप्त होगा। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ एरर होते हैं, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन है तो एरर नहीं होते, एरर तो होते रहते हैं, तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी भाई किसके बीच हुई थी। कोई बात नहीं, जहां पे डाउट होगा आप लोग बोलिएगा ना, होती है, प्रॉब्लम तो आती रहती है ना, क्वेश्चन तो एरर होते ही ना। पूरे बुक्स को भी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में एरर रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको करना छोड़ दीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह किसके बीच में हुई थी?
अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो यह 1526 में हुई थी, ठीक है ना। और 1526 में कब हुआ था? 20 अप्रैल को हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। देखो पानीपत की अगर प्रथम युद्ध की बात करें हम लोग, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये तीनों में से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है कि एक आपका पानीपत वाला है तो दे सके, ठीक है। जैसे कि 20 अप्रैल 1526 को, तो आप ऐसे याद रखिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था कब? 1761 में। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, ठीक है। बाबर क्या हुआ था? इसमें जीत गया था, और जीतने के बाद ही क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना कर दिया था बाबर ने 1526 में। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझाता हूं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ, और विजयी होने के बाद ही वह मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मुगल वंश का संस्थापक उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हुआ था कब हुआ था? 1556 में। और 1556 में किसके बीच में? हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था भाई? तो जिसमें हेमू हार गया था, बैरम खां जीत गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये तो नहीं पूछेगा किसके बीच लड़ाई हुआ था, पूछ भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, और तीसरा जो है कब हुआ था। तो दूसरा में कौन जीता था? तो दूसरा में हेमू हार गया था, यानी कि जीता कौन? बैरम खां जीता। और यह कब हुआ था? 1556 में। और तीसरे की बात करते हैं जो 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अबाली और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। अहमद शाह अबाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अबाली की जीत हुई थी, ठीक है ना। जिसमें मराठा की हार हो गई थी, जो मराठे थे उनकी हार हुई थी, और अहमद शाह अबाली जो है जीत गया था, ठीक है ना। तो तीनों कंप्लीट हुआ आपका। तो इसमें पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगम खां और हेमू के बीच में। क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और भी इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है आपके लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो कम से कम इतना तो आप ध्यान में रखिएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएगा, मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अरे हिस्ट्री को और भी आसान बना देंगे हम लोग, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है भागने की आवश्यकता नहीं, मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगी। इतना डिटेल्स आपको बता दूंगा कि आपको परेशान नहीं होनी है। चलिए हम कमेंट पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं? चलिए कमेंट पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको डिटेल्स बतानी है, कमेंट पे बाद में चलेंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। चलिए ये पक्का होगा सर, बिल्कुल। तो ये आप लोग कह दिए हैं तो बस उसमें हम लोग गलतियां नहीं करेंगे। आपको पता ना, यही मोहम्मद गौरी था ना जिसको दिल्ली का शासक ने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने। अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। तो इसी को ना हरा दिए थे, कौन? पृथ्वीराज तृतीय, दिल्ली के शासक थे, याद है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? चलिए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? थोड़ा फास्ट में चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे कि जितना क्लासेस हो सके दे पाऊँ मैं अपने तरीके से। मैं अपनी ओर से 100% कोशिश करूंगा, चाहे गर्मी कितनी भी हो, क्लासेस आपकी दे पाएंगे। बस आप लोग का दायित्व भी बनता है कि आप लोग कंटिन्यू क्लासेस कीजिए। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाजीराव पेशवा का, ठीक है, बाजीराव पेशवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार पे सबसे पहले कौन से मुस्लिम शासक ने कब्जा किया था बताइए? यानी कि जीतने का मतलब सबसे पहले बिहार को किसने जीता था? वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने सबसे पहले बिहार को जीत लिया था? बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने जीता अपने बिहार को? अपने बिहार को सबसे पहले किसने जीता था? चलिए तो अपने बिहार को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी ने। किसने जीता था? तो खिलजी ने जीता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल की बात है, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कारखाने जो है कहाँ पे स्थापित किए थे बताइए? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है ना। तो सूरत में किया था, तो कब? 1600 में, ठीक है ना, 1600 में ही ना। देखो इसमें डेट में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, तो ऐसा नहीं कि एक आध दो साल इधर उधर चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी बताइए? हाँ 1602 भी देखो, बता रहे हैं कि एक दो साल आपका यहाँ पे दिखेगा इसमें हिस्ट्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजाम। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की संधि थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? उसके पिता को किसे कहा जाता है बताइए? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तब तक मैं 1 मिनट आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा?
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है किसको? पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, जब प्रथम चीनी यात्री भारत आया था फहियान, तो उस समय भारत में किसका शासन था? आप बताइए। पहला चीनी यात्री कौन आया था भारत में? फहियान आया था। फहियान आया था ना, तो उस समय भारत में किसका शासन था? फहियान आया। चलिए, तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का था। तो जिस समय भारत में प्रथम चीनी यात्री आया था, फहियान आया था, तो उस समय भारत में शासन किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का आया था। एक मिनट, मिस्टेक कर गए क्या? प्रथम चीनी यात्री फहियान था ना, हर्षवर्धन था? हर्षवर्धन थोड़े ना होगा, फहियान ही था ना। आप कंफ्यूज करने का प्रयास मुझे नहीं करें, ठीक है ना? फहियान था, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका बताना है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? चलिए बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासक में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा शासक था जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? तो किसे जाना जाता था? शाहजहां को। ठीक है, तो क्या होगा? शाहजहां। और शाहजहां ने ही किसका निर्माण करवाया था? बताइए, शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? चलिए बताइए इसका आंसर। शाहजहां ने ताजमहल का, ठीक है, और भी निर्माण कराए थे। और देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बताइए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए यह नाम इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता दीजिए आप लोग कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में ही है। तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, अपने बिहार में ही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? चलिए अभी तक 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा कि नहीं तो कि बाउंस हो रहा है आपका। अगर बाउंस हो रहा होगा ना, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा इसको, क्योंकि हिस्ट्री अगर नहीं पढ़े होंगे, जो साइंस वाले होंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए समझना है, इससे भागना नहीं है, मजा आ रहा है ना। चलिए तो देखिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। और ये सिख के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 11 है। कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। कुचिपुड़ी का संबंध जो है किस राज्य के साथ है? चलिए बताइए कि कुचिपुड़ी का संबंध जो है किस राज्य के साथ है? क्वेश्चन नंबर 21, आंसर बताना इसका क्या होगा? चलिए तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी का आरंभ जो है कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश में माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने दिया था? ठीक है, आपको बताना कि चित्रकला की जो गंधार शैली थी उसका सूत्रपात किसने बताया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22 है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो आज जो है मैराथन क्लासेस की आपकी लगभग 6ठी क्लासेस है। इसके पहले 5 क्लासेस आपकी हो चुकी है। तो 5 वीडियो तो आपको टेक स्टडी पे ही मिल जाएगा, और इस पे दूसरी टेक स्टडी 2.0 पे। तो 7 आपकी यहाँ पे मैराथन क्लासेस हो चुकी है। और आपके एग्जाम से पहले लगभग 20 तो दे ही देंगे, उससे कम तो देंगे ही नहीं, और सारे इंपॉर्टेंट करवा देंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महायान संप्रदाय। आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का डिजाइन करवाने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, ताजमहल बनवाया था किसने? शाहजहां ने। लेकिन जो वास्तुकार था, डिजाइनर कौन था, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस्ताद ईशा खां। ठीक है ना, उस्ताद ईशा खां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों का विश्वास था, उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो होंगे, उसी के बारे में बताइए। चलिए, उस्ताद ईशा खान उसके वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए बताइए कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्कि को। किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है, कल्कि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में महल का निर्माण कराया गया था, वह कौन सा महल था?
बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 25 है। इसका आंसर बताइए। चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए 25, पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो महल का निर्माण करवाया था वह कौन सा महल था? तो इस महल का नाम क्या था? पंचमहल था, ठीक है ना। और अकबर ने कब करवाया था इस महल का निर्माण? किसी को पता है क्या कि कब करवाया था अकबर ने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल का निर्माण करवाया था वह कब करवाया था? बताइए। अब देखिए, किसने करवाया था? अकबर नहीं करवाया था। किसने कहा था? अकबर ने करवाया था। 1800 में तो नहीं, 1556 भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या था? पंचमहल था। चलिए, देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप जाएंगे भी तो अभी मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? यूपी में क्या? फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? यूपी में या अलग जगह पे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? एक सेकेंड। हाँ, यूपी में ही है। अरे कभी चले जाइएगा, घूम लीजिएगा। बनाया हुआ बहुत सारे जो है, इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो देखने वाला है, तो आप देख लीजिएगा कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए। कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? देखो, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, और साथ में इसका भी आंसर आप बता ही दीजिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, पूछा गया था। देखो, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, पूछा गया प्रश्न है, पिछला बार पूछा गया था। तो कुछ मकबरे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने शेरशाह का मकबरा देखा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखा। तो बहुत सारे मकबरा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसको किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है बता दीजिए इसका आंसर भी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है आप लोग इसका आंसर बता देना, ठीक है ना। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हम भी गए हुए हैं, एक बार ही गए थे। चलिए, दिल्ली में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कैसे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की हिस्ट्री होगी ना, अगर आज की हिस्ट्री आप देख लेते हैं तो फिर बहुत क्वेश्चन सही करके आएंगे आप, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री स्पेशल है। मैराथन में हिस्ट्री स्पेशल चल रही है। आज की क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? और यह क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे? यूपी बीएड में, कल ही पूछा गया था ना। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था बताइए। चलिए, रेशमी बोले कि जीएस में तो मुझे रोना आता है। कोई बात नहीं, आप रो सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग देखने वाले हैं। आपके साथ साथ यहाँ पे बहुत लोग रोने वाले भी हैं, उनको भी हार्ड लगता है। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश भी था, या इन्होंने जो नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने ही दिया था। और इन्होंने कब स्थापना किया था? 1875 में। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है ना। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना तो अकबर ने ही बनवाया था, इतना तो पता होगा। तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है ना। और अकबर जो है किस वंश से संबंधित है? अकबर किस वंश से संबंधित है बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो सभी जो है खानदानी वाला लग रहा है, इसमें जितना ऑप्शन है जितना ऑप्शन है सब जो इसमें खानदानी दर्द लग रहा है। चलिए, बहुत बड़ा खानदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 29, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो नाम तो पता होगा, भारत की पहली महिला जो शासक थी उनका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया बेगम, रजिया सुल्तान, इन्हीं का नाम था। और ये किसकी पुत्री थी तो बता ही दीजिए आप लोग, क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री को ना बहुत आसान बनाने वाले हैं।
हिस्ट्री को बहुत आसान बनाने वाले हैं और क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश की बेटी थी ना, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं। चलिए, क्योंकि देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। तब तक टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। चलिए बताइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है। इस क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 30। तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। लगभग पिछली बार 14 से 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था। अब आप समझ सकते हैं। चलिए 14-15 नहीं मानिए तो 12-13 तो आप मान ही सकते हैं। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था ना आपका, हिस्ट्री से पूछा गया था। समझ लीजिए कि हिस्ट्री का क्षेत्र कितना बड़ा होता है। 40 नंबर के क्वेश्चन में आप समझ पाएंगे। जो पढ़ने वाले होंगे उनको पता होगा कि 40 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें 13 से 14 प्रश्न आपके हिस्ट्री से थे। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है आपको, बस इसको मिस मत करना है। जैसे आपसे पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है ना? हाँ, उसी का नाम रजिया बेगम है, सुल्तान का। चलिए, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है पूछा गया था। फिर पूछा गया था दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था पूछा गया था। हुमायूं नामा किसने लिखी थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। प्रथम वेद कौन सा है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। सभी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। फिर बिरसा मुंडा किस राज्य में संबंधित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन ताजमहल किस शहर में स्थित है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन पिछला बार। पटना किस नदी के तट पर स्थित है। गुलाबी नगर किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये सभी जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा ये कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि बार बार आप हिस्ट्री को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इस क्लास को आप देखते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला। ठीक है ना? तो बस हिस्ट्री आपका यहाँ पे बहुत देखे जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ही रहते हैं। चलिए, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो मैसूर का था। इसको तो सब जानते होंगे, मैसूर का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना है? 31 है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। चलिए, हाँ, जयपुर में। तो ये सब ध्यान रखिएगा ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महमूद बिन कासिम। कौन था? तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना किसने किया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। अब इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना किसने किया था तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ज्यादा गर्मी है, झेल पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही ज्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में क्लासेस दे पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, किसने किया था बताइए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए 33। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए, तो जितनी जल्दी हो सके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर डी आ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह, तो आपका आंसर सही है। गुरु गोविंद सिंह अगर आप आंसर दे रहे हैं तो सही है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि जो विख्यात है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। एक सेकंड देख ले, आवाज मंदिर को किसने, अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था बताइए। अच्छा सुधार कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था बताइए। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसने, सुल्तान महमूद ने। अरे क्वेश्चन ही निकल गया, ऑप्शन बी होगा, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो सबसे पुराना जो स्मारक है वह कौन है बताइए। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफा या फिर खजुराहो मंदिर। तो सबसे पुराना स्मारक कौन है। तो अगर सबसे पुराना स्मारक की बात करें तो अजंता की गुफाएं हो जाएगी। सबसे पुराना की बात करें तो अजंता की गुफाएं
पता है आपको कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है, ठीक है ना। और अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? 34 का डी होगा। अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सोमनाथ मंदिर को किसने लिखा था? मोहम्मद गौरी ने। चलिए बताइए आप लोग। हाँ, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और खजुराहो कहाँ है? एमपी में है। बहुत अच्छा। आप बताइए, इस क्वेश्चन में था ना? बिल्कुल। और कब लूटा गया था बताइएगा इसका। चलिए क्वेश्चन क्या था कि जो विख्यात सोमनाथ मंदिर था उसको किसने लूटा था? चलिए आप लोग कहते हैं कि आपको आता ही नहीं है, आप लोग को हिस्ट्री आता ही नहीं है। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन क्या था? देखिए 1025 ईस्वी की बात है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने किया था। यहाँ पे मोहम्मद गौरी है, फिर कैसे मान लें हम इसको? अच्छा एक मिनट बताइए, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी ने किया था, इसमें मोहम्मद गौरी दिया है। उसने आक्रमण किया था और सारी संपत्ति को लूट लिया था, महमूद गजनवी ने किया था। और वह 17 बार भी आक्रमण किया था 1025 में। 1025 में मोहम्मद गजनवी, तो यहाँ पे मोहम्मद गजनवी तो है ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी इरर भी मान सकते हैं, क्योंकि अबाउल नाम है, मोहम्मद गौरी अलग था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 34 है। तो क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रखिएगा इसका आंसर मोहम्मद गजनवी होगा, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था और इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और उसको लूट लिया था, ठीक है। चलिए अब तो क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे किसकी करते थे भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो वह पशुपति की करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारी सभ्यताएं थी उसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, त्रिपिटक का संबंध किससे है? जो त्रिपिटक है उसका संबंध किसके साथ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पशुपति मंदिर नेपाल में है। तो देखिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप उसको ध्यान में भी रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? आज की जो हिस्ट्री आपकी है ना इंपॉर्टेंट, लगभग 10 से क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 प्लस ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है और यहीं से आएगा, आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। आप लोग कहते हैं ना कि सर जीके में कितना पढ़े, बहुत पढ़ना है। तो आज जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इतना पढ़िए ना, कम से कम एक और क्लासेस हिस्ट्री का जरूरत पड़ेगा तो देंगे। आप इतना पढ़िए, आपका काम जो निकल जाएगा। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों का। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्धों से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अबाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अबाली जो है जीत गया था और मराठा की हार हुई थी। यही था ना 1761 में। और द्वितीय हुआ था 1556 में और प्रथम हुआ था 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन का आंसर भी। खिलजी वंश था और खिलजी वंश के बाद ही स्थापना किसने किया था? बाबर ने ही किया था मुगल वंश की। और वह कब किया था? जब प्रथम पानीपत की युद्ध लड़ाई हुई थी, उसमें जब बाबर विजयी हुआ था तब वह स्थापना किया था किसका? मुगल साम्राज्य की। तो कब? जो प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, उसी के बाद। याद है ना, है कि नहीं? तो उसके बाद ध्यान रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में भाई। प्रथम कब हुई थी? 1526 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चारों मैंने लिखा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। दूसरी तो मैंने बता ही दिया 56 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर तो बिहार में ही है, चलिए ठीक है। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? देखिए अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। बाबर ने ही तो मुगल वंश की स्थापना किया था और पानीपत का प्रथम जब युद्ध लड़ा गया था, जब उसमें विजय प्राप्त किया था बाबर ने, तभी तो उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना कब की थी? जब
बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो है जीता था, ठीक है। तो कब जीता था? 1526 में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना, आप बताइए कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताना इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना मिल रहा है? 41 है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 41 है। आपके कितना मिल रहा है? 41 है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 जून 1757 को। कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? देखो जो क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन वही से हो गए ना, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे 1764 नहीं दिया है, 1764 नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री में जो है आपके 1-2 वर्ष इधर उधर आते रहते हैं, तो ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो 1763 मार्क आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जैसे याद है 1764 है, अगर याद ही नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, तो 1763 जो उसके पास में उसको लगा के आइएगा। लेकिन आपके एग्जाम में 1764 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो आप पढ़े वहीं खोजिएगा, 1-2 वर्ष इधर उधर हो जाता है, हिस्ट्री का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली के लाल किले को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? हाँ, नियरेस्ट लगाइएगा। 1764 अगर आपके ऑप्शन में है ही नहीं तो जो एकदम उसके नियरेस्ट होगा उसको लगाना है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? देखिए आजकल की बात करें तो बहुत ही यह पद जो है लोकप्रिय है और स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। हर स्टेट से रिलेटेड है, जितने भी भारत में स्टेट है तो हर स्टेट के लिए बनाया जाता है। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता था, ठीक है ना। अभी तो मुख्यमंत्री के लिए देख पाते हैं कि हर एक स्टेट में होते हैं, और उस समय जो हुआ करते थे उनको पेशवा कहा जाता था, सीएम कहा जाता, सीएम को पेशवा कहा जाता था। कब? शिवाजी के प्रशासन के रूप में, जब उस समय शासन था उनका। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म थी उसके नाम बताना है आपको, जो पूरी तरह से रंगीन फिल्म थी भारत की। हमारे पेशवा भी नीतीश कुमार है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल की आपने। चलिए हिस्ट्री से देख के रिलेट करके कीजिए। तो अरे यहाँ पे भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म की बात हो रही है, तो झांसी की रानी होगी ना, ऑप्शन डी होगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म की बात हो रही है, तो पूर्णतः रंगीन फिल्म की बात हो रही है तो यह झांसी की रानी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। बहुत क्वेश्चन करना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसलिए बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, गलतियों से ही तो आप लोग सीखते हैं ना। तो छोटी छोटी गलतियों पर आप लोग ध्यान देंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो बस परेशान नहीं होना, ज़्यादा टेंशन भी लेना नहीं आपको, बस जो आपको मिल रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वह 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए 47 कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? देखिए एशिया का मरीज जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। चाइना को एशिया का मरीज कहते हैं, और यूरोप का मरीज किसको कहते हैं आप बता दीजिए, बताइए किसको कहते हैं? कह रहा कि यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को बोलते हैं। अगर एशिया की बात है, अपने एशिया की, एशिया महादेश की, तो एशिया का जो है चाइना को बोलते हैं। कौन है भाई? चाइना है। और यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है, तुर्की को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बताइए। आज का अगर क्लासेस आप करते हैं तो 10 नंबर तो आपका यहाँ से बन सकता है, 10 नंबर तक। चलिए तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बताइए। तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था?
और एशिया का भिखारी जो पाकिस्तान को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल आपने बताया, बता ही दिया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में बताना है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, तो 1707 में। और 1815 में क्या हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था। 1757 में क्या हुआ था, तो 1757 में बताइए प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा माइंड में सेट करके। आज की क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बस समझिए कि आपका हिस्ट्री में 8-10 नंबर तो क्वेश्चन आपका फिक्स ही हो जाएगा, और हिस्ट्री से आपका 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बताइए, 1935, 1917, 1899 या फिर 1950। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताना है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है ना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में यानी कि पंजाब में हुआ था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। 1907 में रूसी क्रांति हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1916 में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किया था। 16 है, कहीं 17 भी मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और उनका पहला सत्याग्रह था 1920 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन यह चला नहीं और 5 फरवरी को स्थगित कर दिया गया, यानी कि कब, 1922 को। जो चौड़ा हत्याकांड हुआ था, चौड़ी गोरखपुर में, उसी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसको रद्द किया गया था 1911 में। और 1906 में, 1905 या 6 में बंगाल में बंग भंग आंदोलन हुआ था हिंदू मुस्लिम के लिए, ठीक है ना। और 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेट से जैसे आप एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा ना तो आपको याद ही हो जाएगा। जैसे कि दांडी यात्रा भी हुआ था, तो दांडी यात्रा क्यों हुआ था कि दांडी यात्रा का उद्देश्य यही था ना कि समुद्र के तट पे पहुंच के समुद्र के पानी से नमक बना के सरकार को दिखाना कि नमक पर जो टैक्स लेते हैं वो अनुचित फैसला है। तो इसलिए दांडी यात्रा जो किया गया था शुरुआत इसका, और इसको भी गुजरात में ही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, डेट जो है मेंशन हो जाएगा आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो नई आर्थिक नीति जो एनईपी है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेनिन को। और रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है, रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है बताइए आप लोग, रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है बताइए। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को ही माना जाता है, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, क्या समस्या आप लोग को, नई आर्थिक नीति एनईपी, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिए, देखिए इससे रिलेटेड था इसलिए मैं आपको रिलेटेड करवा रहा हूँ, इसे रिलेटेड कीजिएगा ना क्वेश्चन से तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। चलो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेनिन ही होगा। अप्रैल थीसिस भी तैयार की थी किसने, लेनिन ने ही तैयार की थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की कब घोषणा की थी। भाई कार्ल मार्क्स थोड़ी ना होगा, लेनिन ने ही किया था। और नई आर्थिक नीति की घोषणा जो एनईपी थी उसकी घोषणा लेनिन ने कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921 में। कब किया था, 1921 में किया था, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे तो 1929 क्या था, देखिए 1930 में क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1921 में द्वितीय हुआ था और 1932 में तृतीय हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात आती है तो आप इस डेट को कम से कम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सारे डेट को आप याद कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा आपको यहाँ से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना था यहाँ पे 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम जो हुआ था लंदन में हुआ था, 19 में हड़प्पा की खुदाई भी हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने, ट्रॉट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 55, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था बताइए, मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में बंगाल में, ठीक है। कब आया था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में,
तो 1905 में कौन था बंगाल में? लॉर्ड कर्जन था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या किया गया था? रद्द किया गया था 1911 में। और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन उसे 1911 में ही उसको राजधानी को लेकर दिल्ली शिफ्ट किया गया 1911 में ही। तो देखिए एक दूसरे से रिलेट रखिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तो सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था, क्या चीज उनको स्वीकार नहीं था? राजा राम मोहन राय को क्या स्वीकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा? राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था, क्या होगा? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, या संस्कृत की शिक्षा में? ऑप्शन सी होगा ना, सी होना चाहिए, क्योंकि देखो संस्कृत की शिक्षा में उनको स्वीकार नहीं था और इसके लिए लड़ाई तो वे खुद ही लड़े थे, सती प्रथा हो या विधवा पुनर्विवाह हो। ठीक है ना, तो इसकी भी लड़ाई उन्होंने खुद ही लड़ा था। ठीक है, चलिए, और आप लोग के पैर पे भी कुल्हाड़ी उन्होंने ही मारा था। चलिए, तो आप लोग के पैर पे भी कुल्हाड़ी मारने का काम उन्हीं ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन से जनरल उत्तरदायी थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल को। देखिए डेट भी याद रखिएगा, कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें आनाधुन गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के कहने पे, हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है ना, तो कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल को। और किसके नेतृत्व में हुआ था? किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायल ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए देखिए डिटेल्स में इसलिए ज्यादा बता रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि हिस्ट्री नहीं आती है समझ में, तो इसलिए अगर डिटेल्स में जब बताएंगे ना आपको, तो जिनको नहीं भी आता है उनको भी समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स के साथ जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपका अभी 57 हम लोग किया ना, लगभग 150 के आसपास हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, इससे ज्यादा कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वह भाई किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए, प्रथम मैसूर युद्ध की बात हो रही है, तो यह किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए, प्रथम मैसूर युद्ध की बात हो रही है। देखिए प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? 1767 से 1769 में हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 10 सेकंड आप इंतजार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बारिश भी तेज शुरू हो गई है, ठीक है ना, बारिश भी बहुत तेज हो गई है शुरू, इससे लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं है, हम लोग के पास डाटा अवेलेबल रहता है, तो इसके तहत हम लोग कर लेंगे। बस 10 सेकंड थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं जब एक साथ आपके कमेंट भी शो होने लगेंगे। चलिए बारिश अब की बार बहुत ज़्यादा हुई है। चलिए बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, आज भी हुई है या डेली होती है? यहाँ पे बात करें ना, थोड़ा सा पानी की कमी हो जाती है ना रोड पे, उस दिन बारिश ऑटोमेटिक होने लगता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए तो देखते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे आइए, हम लोग टॉपिक से भटकना नहीं है। तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? देखिए प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यह किसके बीच में लड़ा गया था ये भी आपको बताना है। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि ब्रिटिश के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। और हैदर अली किसका पुत्र था? चलिए हाँ आते हैं मोटिवेशनल पे। चलिए बताइए कि हैदर अली किसका पुत्र था? बताइए भाई कि हैदर अली किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान का। चलिए तो देखिए प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था, देखिए यह इंपॉर्टेंट युद्ध है, 4 युद्ध हुआ था, हम चारों बता देते हैं आपको डिटेल्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टीपू सुल्तान का पुत्र था कौन? हैदर अली। और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है ना। और यह किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। अब अंग्रेजों दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। दूसरे की बात करें तो दूसरा हुआ था 1780 से 84 में। कब हुआ था? 1780 से 84 में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? यह भी युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ था। इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई थी। देखिए पहला जो हुआ था जिसमें हैदर अली जीत गया था, तो पहला जो हुआ था मैसूर युद्ध, अब युद्ध तो आप समझते हैं ना, लड़ाई, तो कहने का मतलब पहला लड़ाई जो हुआ था हैदर अली के बीच में और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। तो अंग्रेज की उस समय हार हो गई थी पहली मैसूर युद्ध में। टीपू हैदर अली जो था
अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। दूसरी बात, जब दूसरी युद्ध हुई थी 1780 से 84 में, तो क्या हुआ था, जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था, इसका फैसला ही नहीं निकला, इसका फैसला हुआ ही नहीं कि कोई नहीं जीता। तीसरा हुआ था 1790 से 92 में। तीसरा कब हुआ था, 1790 से 92 में हुआ था मैसूर युद्ध। और यह कौन था, यह हुआ था टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान के बीच नहीं हुआ था। देखिए हाँ, तृतीय जो हुआ था ना 1790 से 92 में, यह कब हुआ था, 90 से 92 में। और युद्ध के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। ठीक है। और एक और हुआ था युद्ध 1799 में। चौथा कब हुआ था, 1799 में, ध्यान रखिएगा। चौथा कब हुआ था, 1799 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। देखो हमने गलत पढ़ लिया क्या, एक सेकेंड। हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान का पुत्र था कि टीपू सुल्तान का पुत्र था। हैदर अली के बारे में आप बताइएगा। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। तो एक चीज बताइए ना, हमारे कहने का मतलब किसके बीच में हुआ था, दोनों उसका पुत्र था ना। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, इसको क्लियर कर लीजिए आप। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो 4 हुआ। देखिए आप इतना याद नहीं रखिए कौन जीता कौन हारा, बस आप इतना याद रखिए कम से कम कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1767 से 69 में हुआ था। दूसरा 80 से 84 में हुआ था। तीसरा 1790 से 92 में हुआ था। और चौथा जो हुआ था 1799 में हुआ था। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए, आपका काम निकल जाएगा। और पहला तो अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में हुआ था। देखो इसमें जितना युद्ध हुआ था ना, वह हैदर अली के बीच में हुआ था, मतलब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो हैदर अली का कुछ पुत्र भी था, वो भी लड़ा था, अंग्रेजों के साथ लड़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा आंसर, आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टॉपिक पे, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने किया था, सती प्रथा को बंद किसने किया था, बताइए। हाँ भाई आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए, तो बस ध्यान रखना है, सब कुछ आपका यहाँ पे आसान बना देंगे हम, बस आसान बना के ही छोड़ेंगे। और भी जो याद रखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है ना। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो ये सभी ध्यान में रखना है आपको। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखने हैं। आज हिस्ट्री में तो कह रहे हैं ना कि आज 10 का 10 नंबर लाएंगे हम लोग। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। समय की मांग है मोटिवेशनल, तो मोटिवेशन होनी चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, हम लोग चलेंगे। समय की मांग है तो समय से हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं, जो समय है आपका उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी चलने वाले हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, फिर समय की मांग पे चलेंगे। आप लोग का समय का मांग और हम लोग न बताए हो नहीं सकता है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, मोटिवेशनल की मांग क्या है, हिंदी भोजपुरी, ये भी क्लियर कीजिए आप लोग कहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 60 है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1937 में। फिर चलेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर लेते हैं माइंड को, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा माइंड जब रिफ्रेश होगा ना, तो फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। आदित्य बोल रहे हैं भोजपुरी में, चलिए ठीक है, दोनों हो जाएगा। पहले बताइए, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया, आप 60 ही क्वेश्चन कराए हैं। 60 क्वेश्चन नहीं, लगभग हम 200 के क्वेश्चन के आसपास करा दिए आपको, 200 क्वेश्चन के आसपास करा दिए। आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी 1 घंटे में जो है क्वेश्चन 60 ही हुआ है। 60 क्वेश्चन नहीं हुआ है, या क्वेश्चन लगभग आपका 200 के आसपास चला गया है, ठीक है। चलिए आते हैं। जेकरा होठुआ पे हंसी और पौवा में छाला होला, ठीक है। जेकरा होठुआ पे हंसी और ही पौवा में छाला हुई, फिर से ध्यान दीजिएगा कि जेकरा होठुआ पे हंसी और पौवा में छाला हुई, उहे लोगवा अपना मंजिल के पावे आला हुई, ठीक है ना। थोड़ा सा भोजपुरी में अजीब लगता है, देखिए हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी में जाइए तो अजीब लगता है। बोले कि जेकरा होठुआ पे हंसी और ही पौवा में छाला हुई, उहे लोगवा अपना मंजिल के पावे वाला हुई, ठीक है ना। तो जिसके होठ पे हंसी होना चाहिए और पाँव में क्या होना चाहिए, छाला होना चाहिए। जिसके अगर पाँव में छाला है और होठ पे हंसी है, वही जो है अपना मंजिल को पा सकता है, ठीक है। मंजिल को तो वही पाएगा ना, अब बिना मेहनत का थोड़ी ना मिलेगा। अब आप डाक बम भी देखते हैं, बोल बम भी जो लोग जाता है तो देखते हैं ना कि उसके पाँव में छाले आ जाते हैं उसके पाँव में छाले भी आ जाते हैं, फिर भी मंजिल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन पे भी चलते हैं। देखिए, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहस्पित किस वर्ष किया था। चलिए, रद्द जो हुआ था बंगाल विभाजन, वह कब हुआ था, 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो इस क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए होगा 1919 में, 1921 में, 1919 में हो जाएगा। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था।
समझ जाना चाहिए, बिहारी है तो हम लोग को आना भी चाहिए। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए भाई, बताइए। अच्छा, जो लोग भोजपुरी नहीं समझते हैं आपके लिए हिंदी भी बाकी है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हम लोग बिहारी है, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को जान लेते हैं, जानना जरूरी है। और उतना तो नहीं आता है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर कितना है? 62। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। मैंने बताया था कि इसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार था, जिसने हजारों निहत्थे लोगों को मरवा दिया था। आदेश उसी ने दिया था, बुकवा था सही में। अगला है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार जो था किसके अंतर्गत था, किसके साथ में था? अलग हुआ था 1911 में। 1911 में बिहार अलग हुआ था, तो किससे अलग हुआ था बताइए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल महाप्रांत। क्या था? बंगाल महाप्रांत, बंगाल था बिहार से जो अलग हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए देखिए, हर दिए के तले अंधेरा होता है, हर दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक नया सवेरा होता है। हर दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख के, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख के, लेकिन ये सच है कि हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का सवेरा होता है। ठीक है, तो मुश्किलों से आप लोग घबराइए नहीं, मुश्किलें तो आती रहती है, जिंदगी का हिस्सा है। तो क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर सैयद अहमद। कौन थे भाई? सर सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी कांड किससे संबंधित था? अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। बताइए कि चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, लेकिन लास्ट में इसको 5 फरवरी 1922 को स्थगित करना पड़ा था। और ये कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी के कहाँ? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, सहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए 66। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध था उस समय भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ था वो आंदोलन कौन सा था? इसलिए माला सिन्हा बोले सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आप क्लासेस कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कंटेक्ट करके ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना? व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, पहले क्लासेस कीजिए, और इसकी मैराथन की क्लासेस आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए। आपकी अभी तक 6 मैराथन क्लासेस हो चुकी है, जिसका 5 वीडियो आपके टेक स्टडी पे है और 2 वीडियो आपका इस पे है टेक स्टडी 2.0 पे। तो मैराथन की जो क्लासेस होती है, एक दोपहर 12 बजे होती है और एक नाइट में होती है 9:45 में। तो 9:45 में जो होती है वह टेक स्टडी पे होती है, और दिन वाला होता है जो टेक स्टडी 2.0 पे होती है, जो आपका न्यू चैनल है इस पे होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन हुआ था या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था? कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है ना? और प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, और द्वितीय चला था 1939 से 45 में चला था। इसी में क्या किया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया था। वहाँ का स्थिति अभी भी खराब है, कि अभी इतने वर्ष के बाद भी उसका असर है, कि अभी भी वहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता है वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है, मतलब अभी भी लूल्हा लंगड़ा ही होता है, क्योंकि बहुत असर है उसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो अभी आपने देखा था इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, जो 1921 की बात मैंने किया था ना आप लोगों से। चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। देखिए, मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं, भूतों का टीला बोलते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को। किसी को भूत भूत से डर नहीं ना लगता है, इसलिए तो किसको बोलते हैं? मोहनजोदारो को बोलते हैं मृतकों का टीला। और मोहनजोदारो में ही एक बड़ा जो है विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है ना? उसके जो वहीं से अवक्षेप मिले हैं, वहां से जो मिले ना साक्ष्य, कहाँ से? मोहनजोदारो से, जो विशाल स्नानागार मिला है। जो स्नानागार मिला है विशाल, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदारो से मिला है विशाल स्नानागार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे किसमें? आप लोग भूत से कम नहीं है। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे, किसमें विश्वास था सिंधु घाटी के लोग का?
मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसमें ही 5 क्वेश्चन हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत किए हैं। और देखिए अब समय आपका यही, पक्का इसको हम ब्लॉक करेंगे और हमेशा के लिए ब्लॉक करेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे किसमें? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए, मातृशक्ति में। किसमें रखते थे? मातृशक्ति में रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 69, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए आर्य शब्द जो था इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का ऑप्शन यहाँ पे होगा श्रेष्ठ या कुलीन, जो इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है ना। चलिए तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए जो वैदिक काल के लोग थे उनको कौन से फसल की जानकारी नहीं थी? चावल, गेहूं, तंबाकू या फिर सभी? तो वैदिक काल के जो लोग थे उनको देखिए किस फसल की जानकारी नहीं थी? चावल का था भाई, गेहूं का था, उस सबको तंबाकू का नहीं था। और बहुत अच्छा था कि इसको नहीं था, तंबाकू का जानकारी नहीं था तो बहुत अच्छा था। याद है ना तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं, याद है ना। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस मनाते हैं। और बताएं क्या? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन कहलाता है। देखिए क्योंकि हम लोग नेट से यहाँ पे कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या आ रही है। पगला है कौन है, इतना पगला गया है? आप लोग क्लासेस ले रहे हैं तो इस बीच में लगभग हम 5 से 7 पैसे का कॉल काट दिए। पगला है, हम बंद करके ही रखते हैं नंबर, पता नहीं गलती से यहाँ पर खुल गया, इसलिए नंबर हम बंद करके ही रखते हैं और बंद करके ही रखेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू विरोधी दिवस को मनाते हैं, टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, और 1 अप्रैल की बात करें तो मूर्ख दिवस मनाते हैं। और भी यहाँ पे जानना है। चलिए कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। चाय में थीन, उत्तेजित पदार्थ जो होता है थीन होता है। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। हमारा फैन नहीं होगा वो, क्लास करने के नाम पर ना वो कहेगा, देखिए वो सब कॉल करेगा, अभी कहेगा सर हम पढ़े नहीं है, 10 दिन समय, 5 दिन समय बचा हुआ है, आप हमको पीडीएफ देना दीजिए, हम पढ़ लेंगे। उसी सब के लिए फोन करता है वो सब। या तो फर्स्ट ईयर वाला होगा या तो इंट्रेंस एग्जाम वाला होगा। फर्स्ट ईयर वाला होगा तो कहेगा कि सर हमको पीडीएफ देना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना दीजिए, इतना क्वेश्चन दे दीजिए कि उतना ही पढ़े उतना ही आ जाए। बस यही कहेगा, यही करने के लिए वहाँ पे कॉल करेगा। लेकिन अगर पढ़ लेगा तो उसको हर्ज करेगा, ठीक है ना। चलिए पीडीएफ वाला ही होगा पक्का। चलिए थोड़ा सा आप लोग का मूड भी रिफ्रेश होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन किए हैं, मजेदार क्वेश्चन था। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शूल्य सूत्र हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे इसका आंसर जो हो जाएगा परफेक्ट, वह ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में पिछला बार कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। चलिए तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 है, वेदों की संख्या कितनी है? देखो क्वेश्चन आ ही गया, 4 है। वेदों की संख्या 4 है। और वेदों की लौटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद है ना। चलो थोड़ा सा रेस्ट ले ले क्या आप लोग? हमारा तो माइंड यहाँ पे ठीक ही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट जगह पे है। कहीं आप लोग का माइंड जो है कहीं जगह से थोड़ा अलग नहीं निकल गया होगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और वेदांगों की संख्या कितनी है? चलिए वेद है तो वेदांगों की बता दीजिए, वेदांग की संख्या कितनी है? थोड़ा फास्ट में, तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर? चलिए चलने देते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ब्रेक अगर हमको आवश्यकता हुई तो हम ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए अब अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी मुझे भी, बिना फैन का भी काम चलेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, तो इसका असर ठीक है मेरे लिए। अब क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, ठीक है ना। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। जो ऋग वैदिक आर्य थे वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे, पशुओं को ज्यादा पाला करते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए 75, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है। अभी अगर इस क्वेश्चन के आंसर नहीं कीजिएगा तो अब आप लोग को सर्फ एक्सेल से धोना शुरू करेंगे, ठीक है ना। 22 भी हो रहा है, समझ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 75 के आंसर सही नहीं हुआ तो फिर समझिएगा। अभी हम आपको बताए थे संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, बताए थे ना कि सामवेद को कहते हैं।
देखो एक और क्वेश्चन देखो, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद क्या है? तो अथर्ववेद है। इसको भी ध्यान दीजिए, सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, माफ कीजिएगा, कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कीजिए आप लोग पहले। कंटिन्यू आप लोग बोलने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 77 है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, सभी आप लोग इससे परिचित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? देख लीजिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि दोनों। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर बताइए कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है भाई? तो गोधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? अब आइए पुराणों पे चल लेते हैं, जो वेद कर लिए, वेदांत कर लिए, तो पुराण को क्यों छोड़ दें हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। और सबसे पुराना अगर बात करें पुराण की, तो कौन से? मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 79। तो ऑप्शन सी 18 हो जाएगी। कितना है? 18 हो जाएगा। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? चलिए बताइए कि वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 80, बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखो, हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं मिलता, हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। देखो, हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता, अगर टूटे भी तारा कभी तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरता है समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरता है समंदर में बड़े शौक से दरिया, मगर कोई समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप समझ लीजिए जैसे कि मैराथन क्लासेस है, और मैराथन क्लासेस के अलावा आपकी शॉर्ट है, जो शॉर्ट मॉक टेस्ट है आधे घंटे की। तो समंदर और दरिया का फर्क आप समझ सकते हैं, मैराथन क्लासेस और साथ में मिनी मॉक क्लासेस आधे घंटे की, बहुत का फर्क है। 1 मिनट और 2 मिनट की वीडियो से काम चलने वाला है, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो से काम चलने वाला है। आप बताइए पहले, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, तो अंतिम पड़ाव पे है तो इसको लेके जाना होगा ना। अब हम बताइए, आपको एक ही वीडियो में इतना सारा रिवीजन करवा देते हैं। अब एक वीडियो अगर 5 मिनट का हम देंगे तो उसमें कितना क्वेश्चन देंगे? 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और उससे पता है वो डालेंगे ना तो उससे हमारा व्यू बहुत जाएगा। 5 मिनट का अगर डालेंगे तो व्यू भी बहुत जाएगा, और उससे अच्छा खासा इनकम भी होगा हमको यूट्यूब की तरफ से। लेकिन लाइव क्लासेस में नो इनकम, कोई इनकम नहीं है लाइव क्लासेस में, बहुत ज़्यादा इसमें है, क्योंकि आप लोग बीच में ऐड वगैरह भी नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं ना यहाँ पे। अगर हमारी रिसोर्स होती तो आप लोग भी क्या देते? अगर हम लाइव क्लासेस नहीं देते फिर भी आप लोग देखते हमारी वीडियो को, ठीक है ना। आप लोग फिर भी हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड भी डालते तो, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं डालते हैं, पता है आप लोगों को। और आप लोगों से टेक स्टडी 2.0 इसलिए सब्सक्राइब करवाए ताकि यहाँ पे हम क्लासेस दे सके और डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर सके। जैसे आज मैंने आपको बताया था ना कि क्या था, OMR सीट कैसे भरे, तो एक वीडियो वहाँ पे देता रहूंगा, क्योंकि 3 वीडियो तो हम वहाँ पे दे ही सकते हैं। एक लाइव क्लासेस लेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के लिए बचा के रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? प्राची प्रिया बोले कि सर फर्स्ट ईयर वालों को टाइम नहीं दे पाइएगा। हाँ, टाइम थोड़ी सी कम मिल रही है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि 13 को आपकी एग्जाम खत्म हो रही है, 14 या 15 से आपकी क्लास की जगह पे उनकी अब मैराथन क्लासेस होगी। अब उनकी रिवीजन क्लासेस चलेगी, उनकी मैराथन क्लासेस चलेगी, आपके क्लास की जगह पे अब उनकी मैराथन क्लासेस होगी, रिवीजन क्लासेस होगी। सबका टाइम है ना, सभी का एग्जाम को लेकर चलना है। ऐसा थोड़ी ना कि टेक स्टडी सिर्फ इंटेंस वाले पर फोकस करेगा, उस पर नहीं करेगा। और सब जो है अब एग्जाम नहीं है तो सब पढ़ना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन 13 के बाद हम लोग का मेन फोकस जो वही है। आप लोग का क्लास बंद नहीं होगा, और भी क्लासेस हम देंगे। चलिए सब कुछ होगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्र के लिए। और इंद्र के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, किसी को पता है तो बता दीजिएगा, 200 या 250? हाँ सोनम, आपका कमेंट शो हो रहा है। चलिए
इस चैनल पे सबका कमेंट शो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुल्क सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? चलिए 250 या 200, कितने शब्दों का इंद्र के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके कमेंट हमको दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हाइड हुआ है, तब तक अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर हम देखते हैं आपके कमेंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्यामिति के। शुल्क सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 83, अस्तुमा सदगमय कहां से लिया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि अश्मोमा सदगमय कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 83 है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? चलिए इसके आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद के। और सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद ही है। अगला कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में अगर हम लोग देखें तो भू राजस्व की दर क्या है? चलिए बताइए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 होगा ना, 84 का 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6। अगला क्वेश्चन, चलिए वीडियो रुका हुआ था, कोई बात नहीं। हाँ आप चलिए कंटिन्यू कीजिए। देखिए वीडियो रुकने का काम क्या होता है, जब लाइट आती है तो क्लास रुका क्या? चलिए आप लोग बताइए, वीडियो रुका हुआ है क्या? चलिए अब क्लियर है ना? एक बार बताइए, क्लियर है आप क्लियर है ना? हाँ 10 सेकंड के लिए बफरिंग होती है, क्योंकि देखिए नेट कनेक्ट होता है तो जो है डिफरेंट होता है, वहाँ से अब वो चेंज होता है, वाईफाई में कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड ही समय आपका यहाँ पे लगता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बीच में आपका वीडियो जो कटता नहीं पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि लाइव फिर से करना पड़े, तो ये नहीं होता प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, ठीक है ना? इसको क्या बोलते थे? निष्क बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामदेव बाबा से संबंधित है, ठीक है ना? बाबा रामदेव से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना है? 86। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोडक्ट किनका है? बाबा रामदेव का ही है, पतंजलि। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? जो उपनिषद पुस्तकें हैं वह किससे संबंधित है? चलिए कुछ लोग यहाँ पे अब अपनी एनर्जी को खो चुके हैं, अब लग रहा है धीरे धीरे वे लोग जा रहे हैं, तो जाइए कोई बात नहीं है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दर्शन से। किससे होगा भाई? तो उपनिषद पुस्तकें संबंधित जो है दर्शन से है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 88। चलिए आप लोग रहिए, बहुत अच्छी बात है। जाने वालों को कौन रोका हुआ है? कोरोना पे क्लास नहीं देंगे, दे देंगे क्लास कोरोना पे, क्या इसमें समस्या? अभी तो चलाएंगे ना हम लोग, करंट अफेयर्स तो बाकी है ना अभी, तो करंट अफेयर्स में चलेंगे तो कोरोना पे भी चलेंगे। कुछ लोग दिन में भी सोते हैं अभी एग्जाम के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु है। कौन सी है? सिंधु है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, याद रखिएगा। 2550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऋग्वेद में सरस्वती है। इसलिए अगला आंसर बताइए कि कर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो एक और चीज बताते हैं आपको, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी आएगा, यानी कि जिस दौर का आपको इंतजार है ना, ध्यान दीजिएगा आपके लिए कि बीतेगा ये दौर और वो दौर भी आएगा, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, डटे रहना हमेशा मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो, देखना एक दिन यही जमाना तुम्हारा ही गीत गाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप डटे रहिएगा तभी जमाना गीत गाएगा। हाँ नहीं तो जमाना गालियां भी देता है। गालियां देने का मतलब आपको, मतलब कहने का मतलब कि क्या किया नहीं किया, अब गालियां देने का मतलब हमेशा गालियां नहीं होता है, कि कुछ असफलता के कारण होती है। बस अगर आपको जमाने से गीत गवाना है ना, तभी आपको डटे रहना होगा। चलिए कर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीमांसा से। आपकी मोटिवेशन को कम नहीं होने देंगे, ठीक है ना? आपको डिमोटिवेट होने नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग से प्रभावित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन के आंसर बताइए, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणतंत्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन अब चलते भी हैं।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी क्वेश्चन बताए थे ना, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन है? संगीत का वेद सामवेद को कहते हैं। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है। सामवेद को संस्कृत का वेद कहा जाता है, संस्कृत का कहा है, संगीत का कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 92। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा वेद अंशतः जो है गद्य के रूप में भी वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद हो जाएगा। हाँ, जादू टोना जो संबंधित है किससे है? यह अथर्ववेद से है। कहते हैं कि जादू टोना वाला बात। बहुत सारे, हाँ, मतलब सिन्हा बोले कि सर आप इतने सारी याद किए हैं का। बहुत सारे सारी जो याद भी है मुझे, कुछ अपना भी होता है, कुछ याद भी बहुत सारे याद है। कभी मौका देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देंगे। जब लाइव आएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि याद है कि क्या नहीं है। वो तो आपको पता ही चल जाएगा। अभी बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जादू टोना से संबंधित जो है अथर्ववेद है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। मनु स्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पुराना जो पुराण की बात की है हम लोग, तो मतलब से पुराना होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? चलिए, आप लोग के सवाल ही ना, पता नहीं आप लोग का माइंड इतना जल्दी कैसे चलता है। निशु बोल रही कि सर आप कॉलेज के टाइम में तो हीरो होते हैं सही के लिए। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। समय समय की बात है। आप लोग अंतराक्षी खेलते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब हम भी थे, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले हैं, रियलिटी है जो ये छुपाने से आपसे क्या फायदा। तो हम भी थे वहाँ पे, मतलब जैसे कि प्राइवेट से भी थे, मतलब लेकिन गवर्नमेंट से थे, दोनों से थे। लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग गवर्नमेंट में थे, तो वहाँ पे होता क्या था, अंतराक्षी होता था। तो गाना के बदले तो बस यही चलता था। चलिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होता था, रामायण। तो उसमें हाँ, मोटिवेशन वाला या थोड़ा सा अलग टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ज्यादातर मजा कब आता था हम लोग को? जब 15 अगस्त होता था या 26 जनवरी होती थी, तो उस समय स्पीच देने का मौका मिलता था, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग करते भी थे, तो हम लोग मिक्स करते थे। तो मिक्स कर, देखिए हमारा काम क्या था, मिक्स देके जो भी एक्सपीरियंस था थोड़ा सा मिक्स करके तैयार करते थे और देते थे। जैसे कि थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों करते हैं, क्योंकि देखिए गांव एरिया है, तो गांव में सभी लोग इंग्लिश समझते नहीं है, तो हिंदी भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि जैसे भी हम देते थे, तो कोई स्पेशल था, जैसे 15 अगस्त भी है, 26 जनवरी है, तो उस पर जब देते थे तो बहुत सारे मिस करते थे, उसमें शायद भी हम घुसा देते थे अंदर, मतलब रख देते थे। जैसे कि कहते थे कि हमारे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी कहा करते थे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। यानी कि आज जो बच्चा है, आने वाले दिनों में देश का भविष्य बनने का। और साथ ही वे ये भी कहा करते थे, और हम कहते हैं कि जान देंगे पर आन न देंगे, जान देंगे पर आन न देंगे, हम अपने तिरंगे की शान न देंगे, कसम है हमें नेहरू जैसे चाचा की, 1 इंच हिंदुस्तान न देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, एक्सपेरिमेंट करनी होती थी, तो कुछ अलग से मिक्स कर करके हम लोग करते थे, ठीक है। चलिए, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चलिए, अगर आप पीछे हैं तो देखिए, क्लास तो ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड भी रिफ्रेश होना चाहिए, और कम से कम हमारा माइंड रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, हम कंटिन्यू क्लासेस देते रहें। क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा देखिए जरूरी है, थोड़ा सा अब कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए भी। चलिए अगला कि हड़प्पा कालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास के रूप में, ठीक है, कपास के रूप में। देखिए अब हम लोग देखिए, वो चीज है, दे आया नहीं दे आया उसकी बात नहीं है। अब हम लोग देखिए, बचपन में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप भी तो वही चीज ना करेंगे। तो देखिए, एक जो होता है ना वो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको वो चीजें दिखानी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ना देंगे। जब आप बच्चे होंगे तो आपके अंदर थोड़ी नहीं पता होगा कि क्या है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। तो बच्चे के अंदर थोड़ी ना एक चीज पता होता है। पहले आप लोग आज क्लासेस कीजिए ना, पहले 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस कीजिए, तो हम 5 घंटे की क्लासेस तो कराएंगे। हम जब से अनाउंस कर दिया कि 5 घंटे की क्लास, तो बहुत ज्यादा टीचर्स लोग का हालत भी खराब हो गया है। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वहां भी मांग कर रहा है कि सर आप भी 5 घंटे की क्लास कराइए। सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। चलिए, सबको मौका देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो सिंधु सभ्यता का सबसे कौन सा स्थान जो है स्थित है कहाँ पे? भारत में स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में।
लोथल कहाँ है? गुजरात में। बाकी सभी जो है कहाँ पे है? ये सभी जो है पाकिस्तानियों के पास है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चलिए अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ में गांव के जो मुखिया होते थे उनको क्या बोलते थे? महा एपिसोड आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम भोजक। क्या बोलते थे? ग्राम भोजक बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो महानंदिनी थी। एक सेकंड, नंद वंश का संस्थापक, चलिए कंफर्म कीजिए। अच्छा बताइए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? हो गया, चलिए। नंद वंश के संस्थापक घनानंद होंगे ना? नंद वंश के संस्थापक घनानंद होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। घनानंद होगा, महानंद नहीं होगा, घनानंद होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 100 है। अब थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं हम लोग, आपके लिए अच्छा भी होगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको जानना हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। चलिए देखते हैं सिकंदर के ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के घोड़ा का नाम चेतक था। अब बुकाफेला किसके घोड़ा का नाम था? बुकाफेला जो किसके घोड़ा का नाम था? चलिए 326 में क्या हुआ था? झेलम का युद्ध हुआ था, जिसको हाइड एस्पेजिस के नाम से जानते हैं। झेलम का युद्ध हुआ था। क्या झेलम का युद्ध हुआ था? चेतक नहीं होगा, बोकाफेला था, ठीक है ना। लेकिन झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड हार्डवे स्पीच के नाम से, इसको हार्डवे स्पीच का नाम भी दिया जाता है इस युद्ध को। और सिकंदर और पंजाब के राजा जो थे पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। सिकंदर इसमें जीत गया था, ठीक है ना। तो सिकंदर इसमें जीत हुआ था किसमें? जो झेलम का युद्ध हुआ था ना, जिसको हार्ब एस्पेजिस के नाम से जानते हैं। सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस, उसके बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जो